तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे ना देखिए इसकी यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी और लास्ट वीडियो में ना हमने यहाँ पे बॉडी सिस्टम तक कवर कर लिया था। तो आपने पिछली जो वीडियोज़ है उनको जरूर से देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे देखिए बेसिक लाइफ प्रोसेसेस एंड इसके आगे जो हमारे टॉपिक यहाँ पे होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा देखिए हमने और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है, अगर उनकी भी वीडियोस आपने देखनी है तो उन सभी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक आपका वह है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, वही मैंने हेडिंग लिख भी रखी है और आपने चीज़ों को रटना नहीं है। देखिए मैंने वर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे बेसिक प्लस लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक कहने का मतलब होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, उनको हम बेसिक बोल देते हैं। ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस बोले तो यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए या बोल सकते हैं हमें जिंदा रखने के लिए शरीर में जो भी एक्टिविटी चल रही हैं, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वही हैं लाइफ प्रोसेसेस। लिखा है मीन्स द एक्टिविटीज़ विच कीप द बॉडी अलाइव। ठीक है। अगर मैं इन दोनों के वर्ड का जो मीनिंग है उसको जोड़ दूं तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बना करके खुद भी लिख सकते हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमारी वो मूलभूत या वो आवश्यक प्रक्रियाएं या एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किसी भी इंसान को या किसी भी प्राणी को, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं या उसके जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, वही हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो सिंपली देखिए वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी रखी है कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज़ which are performed by the living organism to keep the body alive। यानी कि किसी भी जीवित प्राणी को जिंदा रखने के लिए या उसके जीवन को चलाने के लिए हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी चल रही हैं, जो भी जरूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वही हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कही जाती हैं। आई बात समझ। अब देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। टोटल हमारी यहाँ पे 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको अभी हम बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, तीसरा है मूवमेंट, चौथा है ग्रोथ, पांचवा है डिफरेंशिएशन एंड लास्ट में है रिप्रोडक्शन। अभी इनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरीके से समझेंगे, पर उससे पहले साथ के साथ मैं ये बता दूं कि देखिए बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगातार वहाँ पे गाइडेंस और अपडेट मिलती रहेंगी। अब देखिए जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताई नहीं, आपने रटनी नहीं है। देखिए ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई भी जिंदा आदमी है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे मैंने आपको एक इमेज भी अटैच कर रखी है ताकि चीज़ आपको देख करके समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको फट से इनको बता देता हूँ। जैसे पहला होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे शरीर में हो रही है। जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत ही मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स खाना होता है, उसको तोड़ करके उसे एनर्जी बनना, तो एक केमिकल रिएक्शन से होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर चल रही होती हैं। आई बात समझ। अगर नहीं भी समझ आए तो बारी बारी से अभी हम इनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, कि अगर हमारे चारों तरफ कुछ भी चीज़ में बदलाव आता है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करती है। जैसे बाहर अगर ठंडी पड़ रही है तो आप वहाँ पे जैकेट पहनने लग जाते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है तो आप कई सारे कपड़े उतार के रख देते हैं। तो मतलब हम रेस्पॉन्सिवनेस भी होते हैं जो भी जीवित प्राणी है। ठीक है। आगे है मूवमेंट, कि हमारा शरीर मूव करता है या हमारे शरीर के अंदर भी मूवमेंट होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं या इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या हमारे अंदर ब्लड पूरी नसों में फैलता है ना, चलता रहता है। तो ये मूवमेंट होता है हर एक जीवित प्राणी में। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोथ, कि कोई भी जीवित जो प्राणी होता है उसकी लगातार ग्रोथ होती है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं या उसका साइज बढ़ता है। जैसे पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर एकदम जवान हो जाते हैं, तो लगातार ग्रोथ भी होती है। आगे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, कि हमारी बॉडी के अंदर पहले एक स्पेसिफिक टाइप की ही सेल होती है और फिर वो अलग अलग सेल में डेवलप हो जाती है या अलग अलग उनके काम हो जाते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आ रही है तो मैं अभी आपको आगे एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जस्ट अभी सुन लीजिए। ठीक है। लास्ट में है रिप्रोडक्शन, की जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनमें प्रजनन भी होता है। उनसे 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बच्चे बनते हैं, या बोल सकते हैं कई सारी एक सेल से 2 सेल, या कभी हमारा जैसे घाव भी होता है तो वहाँ पे जो सेल मर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं उनसे नई सेल भी डेवलप होती हैं। तो कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन भी होता है जो भी जीवित प्राणी होते हैं। तो आप बोल सकते हैं ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी जिंदा हैं लोग या जो भी जिंदा जीवित प्राणी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ है जिनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ
हिंदी का भी यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अगर आपको इस तरीके से कंप्लीट नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट के विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। सबसे खास बात यह कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ आपको विजुलाइज हो जाए। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है और उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू पे टैप करना है, वहाँ पे जो बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, तो उन सभी केमिकल रिएक्शन को जो जोड़ है ना, यानी कि टोटल है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। जैसे लिखा है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर इन द बॉडी, कि हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उनका जोड़ ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे खाने का पचना, प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, है ना, ग्लूकोज से एटीपी का बनना, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अभी जो मेटाबॉलिज्म है दो टाइप का होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। तो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाना। जैसे मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ, फट से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अलग अलग ये छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब इसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इस तरीके से सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाना और साथ के साथ एनर्जी का भी रिलीज होना, तो ये कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिज्म का टाइप हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो वो है कैटाबॉलिज्म। अब इसको याद कैसे करोगे, जिसके नेम में आ रहा है ना कैटा या काटा, कि किसी भी चीज़ को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप यहाँ पे बांट रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मोलिक्यूल। ठीक है, इट रिलीजेज एनर्जी, इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एग्जांपल आपने इसके याद रखने हैं, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, इसका एटीपी में टूटना, ये हमारा कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसका छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूटना, ये भी हमारा क्या है, कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे हिंदी में पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि कई सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल, उनके जुड़ने से किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, यहाँ पे एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, जैसे कई सारे हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पहले एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही थी जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर इनको जोड़ना है तो कई सारे सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और यही है आपका एनाबॉलिज्म। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ये कई सारे जो अमीनो एसिड हैं, अगर अमीनो एसिड कई सारे जुड़ करके यहाँ पे ये प्रोटीन को बनाए तो ये आपका एनाबॉलिज्म हो जाएगा। यहाँ पे इसकी हिंदी भी लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब दूसरी जो प्रोसेस है देखिए वो है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है, अगर उसमें कुछ भी बदलाव आ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देती है या रेस्पॉन्स करती है, उसी को हम रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हमारे यहाँ पे दो इन्वायरमेंट होते हैं, दो वातावरण होते हैं। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल बोले तो आंतरिक, यानी कि हमारे शरीर के अंदर का, उस इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें एक स्पेसिफिक पीएच रहता है, स्पेसिफिक ग्लूकोज लेवल रहता है ना, ऑक्सीजन लेवल रहता है। तो ये हमारी बॉडी का क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। वैसे ही हमारी बॉडी जो है उसके बाहर भी एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं। हमारे चारों तरफ एक स्पेसिफिक क्या है, टेम्परेचर है। जैसे कि सपोज मान लीजिए
40 डिग्री सेल्सियस है, या एक स्पेसिफिक प्रेशर है, ऑक्सीजन लेवल है, ह्यूमिडिटी है, तो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि हमारे शरीर का, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी बदलाव आता है तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देती है, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करती है। जैसे सपोज करो कि बाहर का इन्वायरमेंट जो यहाँ पे टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री, ये 45 हो जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और मैं फ़ैन चालू कर दूंगा या AC चालू कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बाहर का, तो मुझको ठंडी लगेगी और मैं जैकेट पहनने लग जाऊंगा। तो ये मेरे शरीर की क्या है, प्रतिक्रिया है। तो इसी को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। लिखा है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जब भी हमारे शरीर के बाहर या अंदर के इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो चुप नहीं रहता, वो रेस्पॉन्ड करता है। ये हर एक जीव के अंदर एक क्या है, विशेषता है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है स्वेटिंग इन द हॉट वेदर, कि अगर गर्मी पड़ रही है तो आपको पसीने आने लग जाएंगे, अगर ठंडी लग रही है तो आप वहाँ पे सिकुड़ने लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, इसी को बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब तीसरी जो प्रोसेस है वो भी एक प्रॉपर्टी है हर एक जीव की, वो है मूवमेंट, कि कोई भी जीवित प्राणी जो होता है वो मूवमेंट करता है या उसके शरीर के अंदर मूवमेंट होता है। जैसे हम जैसे चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब देखिए पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते तो वो थोड़े बहुत हिल डुल लेते हैं। हमारे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पूरी नसों में घूमता रहता है। खाना हम खाते हैं मुंह में, वो हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर हो रहा होता है जीवित प्राणी में, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इट इज द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, ऑर्गन्स, सेल्स और सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी। कि मूवमेंट का मतलब है कि पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, या किसी ऑर्गन का मूव करना, जैसे कि हार्ट हमारा लगातार हिल रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो किसी ऑर्गन का भी ऊपर नीचे होना, मूवमेंट करना, सेल के अंदर की जो सब्सटेंस है उनका मूवमेंट करना। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल, जैसे टहलना या मूवमेंट करना, फूड का इंटेस्टाइन तक पहुँचना, तो ये मूवमेंट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोथ, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ये भी प्रॉपर्टी है कि उनका जो शरीर है वो लगातार ग्रो करता है। जैसे पहले हम छोटे थे, है ना, फिर हमारी एज लगातार बढ़ रही है, अभी हम यहाँ पे जवान होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब सिर्फ यहाँ पे हाइट बढ़ना ही नहीं है, ग्रो का मतलब ये भी है कि जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल वगैरह डैमेज हुई, मान लीजिए चोट लग गई, चोट जब लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद वो घाव भर भी जाता है। कहने का मतलब वहाँ पे नई सेल और भी आ जाती हैं। तो ये ग्रोथ लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। तो लिखा है कि इट इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल, कि हमारी बॉडी के अंदर या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, सेलों की संख्या बढ़ती है, या सेलों का साइज बढ़ता है, और उसी की वजह से हमारा जो पूरी जो बॉडी है, होल बॉडी है, उसका भी साइज बढ़ता है। और ये एक प्रॉपर्टी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, किसी भी बच्चे का जवान अवस्था में जाना या एडल्ट बन जाना, ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, जैसे कि सिंपल पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल यानी कि स्टेम सेल बिकम स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल एक स्पेसिफिक सेल में बदल जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन वहाँ पे करती है, और उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि 10th क्लास तक जो भी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन सभी के कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, मोस्टली कॉमन ही रहते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या मैथ, साइंस या ड्राइंग वगैरह, मोस्टली सारे क्या हैं, कॉमन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं अनस्पेसिफाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड, ठीक है, यानी कि कॉमन है, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। अब आगे जब आप 11th में जाते हैं, 11th में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपने क्या स्ट्रीम लेनी है, आपने आर्ट लेनी है, आपने साइंस लेनी है, या आपने कॉमर्स लेनी है। अब साइंस में भी आगे चल के जब 12th के बाद देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको बी फार्मा करना है, या डी फार्मा करना है, या नर्सिंग करनी है, या आपको MBBS करना है, या इंजीनियरिंग करनी है। अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट पहले सभी कॉमन थे,
सब एक ही जैसा यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो आगे चल के एक स्पेसिफिक रोल निभा रहे हैं, ये एक अलग सेक्टर में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है तो कोई फार्मासिस्ट बन रहा है, मतलब बोले तो सभी के काम अलग अलग हो गए हैं। तो सेम ऐसा ही सेल के साथ में होता है कि शुरू में जो सेल होती है ना वो एक ही जैसी होती है, कॉमन सेल होती हैं, जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। कौन सी सेल? स्टेम सेल। स्टेम सेल हम उन सेल को बोलते हैं, ठीक है, डबल एल है यहाँ पे सिर्फ। स्टेम सेल हम उन सेल को बोलते हैं जो किसी भी दूसरी टाइप की सेल में बदल सकती हों। तो यहाँ पे वही है कि डिफरेंशिएशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारी अनस्पेशलाइज्ड सेल यानी कि स्टेम सेल जो स्पेसिफिक नहीं है, अभी उसको किसी भी रूप में किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता है, वो स्पेशल सेल बन जाती है और कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करती है। जैसे कि स्टेम सेल का आरबीसी रेड ब्लड सेल में बदलना, या स्टेम सेल का डब्ल्यूबीसी में बदलना, या स्टेम सेल का प्लेटलेट में बदलना, या स्टेम सेल का नर्व सेल में बदलना। तो सारी जो हमारी सेल जो स्पेसिफिक होती हैं वो हमारे स्टेम सेल से ही बनती हैं। पहले हमारी स्टेम सेल ही होती हैं, वो अलग अलग टाइप या अलग अलग फंक्शन करने के लिए उनमें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं या बट जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ के इसको समझ सकते हैं पॉज करके। एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक बता रखा है यहाँ पे कि स्टेम सेल का रेड ब्लड सेल में बदलना, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। लास्ट में है देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, कि कोई भी जो जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन भी होता है। एक जीव से दूसरा जीव बनता है, या बोल सकते हैं कि एक सेल से दो सेल बनती हैं। तो सिंपल लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स और ए न्यू इंडिविजुअल, कि किसी भी नई कोशिका का बनना या नए प्राणी का बनना, ये आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम्पल वही मैंने लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी सेल या बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे परफॉर्म करता है या उसकी बॉडी में चलती रहती हैं अगर उसको जिंदा रहना है तो। आई बात समझ? अब यहाँ पे आप क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी जो भी बॉडी है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस चलती रहती हैं हर टाइम। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है हमारा, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ये कवर हो गया है। आगे यहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है ये हमने जानना है। तो देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है होम्योस्टेसिस, और आपने इसको रटना नहीं है, सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक करोगे इसी से इसका मतलब समझ आ जाएगा। देखिए होम्यो प्लस स्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है मीन्स सेम यानी कि समान, एंड स्टेसिस का मतलब है मीन्स स्टेट या स्टेबिलिटी, बोले तो समान अवस्था या स्थिर अवस्था। यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए जो हमारी बॉडी है ना, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बराबर यानी कि समान बना के रखती है, स्थिर बना के रखती है, उसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना कि हमारे ना दो इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड पीएच, ब्लड में ग्लूकोज लेवल या ऑक्सीजन लेवल, तो ये स्पेसिफिक रेंज में रहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के बाहर एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, या कितनी गर्मी सर्दी पड़ रही है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो देखिए एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है ना वो लगातार चेंज होता रहता है। आपको पता है कभी भाई गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी ह्यूमिडिटी कम है कभी ज़्यादा है, तो ये लगातार चेंज होता रहता है। पर अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना वो ऐसे नहीं बदलता है, उसको एक लिमिट में, एक दायरे में यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। बात समझ रहे हो मेरी, कि बाहर कुछ भी होता रहे पर अंदर जो है ना चीज़ें लिमिट में, एक दायरे में रहनी चाहिए। तो उसी को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है ना वही है क्या, होम्योस्टेसिस। आई बात समझ? आपको मैं इमेज से दिखा देता हूँ। जैसे ये इमेज में दिखा रखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी जो बाहर का टेम्परेचर है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी पड़ रही है। तो क्या कभी आपने देखा है कि भी 45 बाहर का है तो बॉडी का टेम्परेचर भी 45 पहुंच जाए? नहीं होता है। यहाँ पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर वही 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। अब देखिए गर्मी पड़ रही है तो आपका शरीर क्या करता है, आपके शरीर से पसीने निकालने लग जाएगा, मतलब हीट को बाहर निकालने लग जाएगा, जिससे टेम्परेचर यहाँ पे बैलेंस रहता है 37 पर ही। वैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 0 पे आ गया है या 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। कैसे कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ शिवरिंग होगी, आप सिकुड़ने लग जाओगे, ठिठुरने लग जाओगे, जिससे आपके दांत कपकपाएंगे तो गर्मी वहाँ पे जनरेट होने लग जाएगी, या आपको कुछ सिग्नल मिलेगा कि यार कपड़े पहन लो ठंडी लग रही है। कहने का मतलब है हमारी बॉडी में एक ऐसी मशीन है जो अंदर के टेम्परेचर, अंदर की जो वातावरण है उसको मेंटेन रखती है।
वही है आपकी यहाँ पे होम्योस्टेसिस। आई बात समझ? तो सिंपल देखिए वही डेफिनेशन इसके नेम से यहाँ पे आ रखी है कि होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन्स ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। कि होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हमारी जो बॉडी है एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखती है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता रहे। अब ये जो है यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे होम्योस्टेसिस में जैसे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखना, या ब्लड ग्लूकोज में जो लेवल रहता है, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल रहता है तो उसको 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में यहाँ पे मेंटेन करके रखना, ब्लड के पीएच को इतना मेंटेन करके रखना। तो इसको मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वही है होम्योस्टेसिस। आई बात समझ? तो ये मैंने इमेज भी दिखा रखा है, वैसे तो इमेज अभी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए होम्योस्टेसिस जो है ना ये खुद नहीं मेंटेन होती, ये तो एक प्रोसेस का नाम है। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ फीडबैक सिस्टम चलते हैं, तो ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? फीडबैक सिस्टम के द्वारा। वही लाइन लिखिए कि होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय फीडबैक सिस्टम्स इन द बॉडी, कि हमारे शरीर में कुछ फीडबैक सिस्टम चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे फीडबैक सिस्टम है ना वो दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इनको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे सिलेबस में। जैसे अभी फिलहाल हमने यहाँ पे होम्योस्टेसिस को कवर करा है, एकदम हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चल रहे हैं। आगे आपको ना यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी कि फीडबैक सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल होम्योस्टेसिस आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो इसका क्या मतलब है? देखिए सिंपल वही मैंने हेडिंग लिख भी रखी है, जैसे कि नेम बता रहा है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, कि जैसे आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आप जान रहे हैं कि भाई हमारे अंग कौन कौन से होते हैं शरीर में, है ना, जो भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, उनकी जगह क्या है, लोकेशन क्या है। तो अगर आपने ये अच्छे से समझना है जो मेडिकल स्टूडेंट, तो आपने कुछ टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। कुछ हम यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी जानेंगे, जैसे भाई कोई भी ऑर्गन किस दिशा में है या किस लोकेशन पर है, तो आप यहाँ पे जनरल भाषा यूज़ नहीं करोगे, एक साइंटिफिक लैंग्वेज, एक मेडिकल टर्म यहाँ पे यूज़ करोगे। वो टर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको कहना है कि भाई आपका जो हार्ट है, जो आपका जो हार्ट है वो ब्रेन से नीचे है। जैसे आपको पता है भी सर, ब्रेन जो है ऊपर है, हार्ट नीचे है, तो हम बोलेंगे कि भाई हार्ट इज़ बिलो टू द ब्रेन। बिलो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक जनरल आम आदमी के तौर पे, लेकिन मेडिकल टर्म यहाँ पे ये यूज नहीं करी जाएगी। तो वही टर्म्स आपने यहाँ पे समझनी है। तो सिंपल देखिए वही डेफिनेशन है कि बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आर दोज टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन, डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। कि बेसिक जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है ना हमारी, वो टर्म है या वो वर्ड है जिनका यूज़ किसी भी ऑर्गन की दिशा बताने के लिए, उनकी लोकेशन बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए हम करते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं कि भाई जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, सबकी एक ही कॉमन लैंग्वेज रहे। कोई दाएं बाएं, कोई अब ऊपर नीचे ऐसे ना बोले, वो सिंपल एक टर्म यूज़ करें ताकि हर एक को क्लियर हो जाए कि अच्छा वो इस दिशा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कि जो भी टर्मिनोलॉजी है ये सभी के लिए कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती हैं ताकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके। तो ये हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, इसका मतलब जान सकते हैं। बाकी यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की हमारी टर्म रहने वाली है। जैसे कि पहला है डायरेक्शनल टर्म, जो कि दिशा या स्थिति बताती है कि आपका ऑर्गन किस तरफ है। दूसरा यहाँ पे बॉडी प्लेन्स, जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग प्लेन में बांटती हैं। हम इसलिए इनको करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तीसरा है बॉडी कैविटीज़, हमारी बॉडी के अंदर कुछ खाली जगह होती हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से सभी की हम बात करते हैं। जिसके सबसे पहले है डायरेक्शनल टर्म, जैसे कि नेम बता रहा है, जो डायरेक्शन बताती होंगी, यानी कि जो दिशा बताती होंगी कि भाई ये वाला ऑर्गन इस तरफ है, ये दाएं है या बाएं है या ऊपर है या नीचे है, आगे है पीछे है, ये डायरेक्शनल टर्म में कुछ इनका आपने यूज़ करना है। तो लिखा है कि डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। इन शब्दों का उपयोग शरीर के अंगों की स्थिति या दिशा बताने के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज अटैच कर रखी है ताकि आपको चीज़ें विजुलाइज हो जाएं।
तो सबसे पहले जो टर्म है देखिए वो है सुपेरियर। सुपेरियर टर्म का हम कब यूज़ करते हैं, देखिए लिखा है कि इट मीन्स अबव और टूवर्ड्स द हेड। इसका मतलब होता है कि ऊपर की ओर या सिर की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, ये जो आप एरो देख रहे हैं, देखिए सुपेरियर का क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गन अगर ऊपर की तरफ है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे दिशा बताने के लिए कि वो सुपेरियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट देखिए यहाँ पे है, आपको पता है यहाँ पे हार्ट होता है दिल, यहाँ पे आपका दिमाग होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रेन इज सुपेरियर टू द हार्ट, कि ब्रेन जो आपका हार्ट है उससे ऊपर है। तो यहाँ पे हम ना अबव टर्म यूज़ नहीं करेंगे, अब मेडिकल टर्म क्या यूज़ करेंगे, सुपेरियर। ठीक है, इसको हम क्रेनियल भी बोलते हैं। आई बात समझ। अब दूसरी जो टर्म है देखिए वो है इन्फेरियर, जो कि जस्ट अपोजिट है। इन्फेरियर को हम कॉर्डल भी बोलते हैं। इट मीन्स बिलो और टूवर्ड्स द फीट। इसका मतलब होता है नीचे या पैरों की ओर। जैसे आप इमेज में देखोगे ये एरो ऊपर था सुपेरियर, नीचे है यहाँ पे इन्फेरियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका हार्ट है और यहाँ पे आपकी किडनी होगी, है ना, आपको पता है किडनी यहाँ रहती है। तो हार्ट के नीचे है किडनी, तो आप कैसे लिखोगे कि किडनी इज इन्फेरियर टू द हार्ट, कि किडनी हार्ट के नीचे है। तो इन्फेरियर टर्म आप यूज करोगे किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के रूप में, या बोल सकते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तीसरा यहाँ पे एंटीरियर। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं। एंटीरियर का मतलब होता है इट मीन्स टूवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, यानी कि सामने की ओर। कोई भी चीज अगर आपके फेस की तरफ है, सामने की ओर है, तो एंटीरियर टर्म यूज करोगे। जैसे इमेज में देखिए अगर कोई भी चीज़ सामने की तरफ है तो हम एंटीरियर यूज़ करेंगे, अगर शरीर के पीछे की तरफ है तो हम पोस्टीरियर टर्म यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि जो आपका हार्ट है वो आपके स्पाइन, आपके रीढ़ की हड्डी के आगे है, तो आप कैसे इसको बताओगे कि हार्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। बात समझ रहे हो। वैसे ही पीछे है पोस्टीरियर, कि स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द हार्ट। तो यहाँ पे हम आगे पीछे या फ्रंट या बैक ये टर्म नहीं यूज करके पोस्टीरियर और एंटीरियर यूज करते हैं, या वेंट्रल या डोर्सल यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंटीरियर आपको समझ आ गया, पोस्टीरियर भी आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि शरीर के पीछे की ओर। इसका मतलब होता है शरीर के पीछे की ओर, इट मीन्स टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है शरीर के बीचों बीच में या मिड लाइन की तरफ। इट मीन्स क्लोज टू द मिड लाइन ऑफ बॉडी, कि यहाँ पे हमने शरीर के इमेजिन कर लेते हैं बीच में एक रेखा है, बीचों बीच में ये एक बीच में रेखा है। तो कोई भी ऑर्गन जो कि बीच की तरफ होता है या मिड लाइन के करीब होता है तो उसको हम मीडियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपकी नोज है ये आंख के कंपेयर में बीच में है, तो हम लिखेंगे कि नोज इज मीडियल टू आई। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ट इज मीडियल टू लंग्स, कि लंग्स के कंपेयर में हार्ट बीचों बीच में है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लैटरल। लैटरल का क्या मतलब है, इट मीन्स फार फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी, कि अगर कोई भी ऑर्गन शरीर के बीचों बीच में जो मिड लाइन जो हमने इमेजिन करी है उससे अगर दूर है तो हम लैटरल टर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आईज आर लैटरल टू द नोज, कि नोज के कंपेयर में जो आंखें हैं वो मिड लाइन से दूर हैं। तो इस तरीके से हम टर्म का यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्म देखिए प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का क्या मतलब है, इट मीन्स क्लोज टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स ट्रंक। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो शरीर का बीच का हिस्सा है, जैसे ये जो हिस्सा है ना, जैसे देख रहे हो इतना जो मैं पेन आपको दिखा रहा हूँ इतना वाला, ये जो इतना हिस्सा है ना इसको हम सेंट्रल पार्ट बोलते हैं बॉडी का। इसको एक टर्म में हम ट्रंक भी बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपका ऑर्गन इस सेंट्रल पार्ट के करीब है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल जैसे कि एग्जांपल से बताऊं कि जो आपका कंधा है और आपकी जो कोहनी है, इसको अगर मैं बताऊं कि शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो, कि एल्बो के कंपेयर में जो शोल्डर जो है वो प्रोक्सिमल है, वो इस वाले बीच के हिस्से के करीब है। और इसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा है वो है डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है कि इसी सेंट्रल पार्ट से दूर भी जो भी कोई ऑर्गन होता है तो उसको हम डिस्टल से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जैसे एल्बो इज डिस्टल टू द शोल्डर, जस्ट अपोजिट यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो वही देखिए डिस्टल के बारे में भी यहाँ पे लिख रखा है, इट मीन्स फार फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो भी हिस्सा है बीच वाला उससे जो भी दूर ऑर्गन होते हैं तो उसके लिए हम डिस्टल टर्म का यूज करते हैं। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सुपरफिशियल। सुपरफिशियल टर्म हम कब यूज करते हैं, इट मीन्स नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी, कि अगर कोई भी ऑर्गन या कोई भी चीज हमारी सतह के करीब होती है, हमारी स्किन के करीब होती है, नजदीक होती है, तब हम सुपरफिशियल टर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको पहले यहाँ पे इमेज में दिखा दूं,
जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि सुपरफिशियल बोलते तो जो रेड एरो है वो स्किन के करीब है या सतह के करीब है। जैसे एग्जांपल जो आपका हार्ट होता है वो स्किन के करीब होता है एज कंपेयर टू लंग्स, तो आप बोल सकते हैं कि हार्ट इज सुपरफिशियल टू द लंग्स। या दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, जो आपकी यहाँ पे मसल होती हैं, मांसपेशी होती हैं, वो हड्डी पर होती हैं, ठीक है। तो मांसपेशी जो है एज कंपेयर टू जो बोन है आपके उसके सुपरफिशियल है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है डीप। डीप का मतलब होता है गहराई में, जो सतह से दूर रहता है, गहराई में रहता है। इट मीन्स फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल जैसे कि बोन्स जो है, हड्डी जो है वो डीपर है एज कंपेयर टू मसल, ठीक है। मसल के कंपेयर में बोन गहराई में है। या जो लंग्स जो है वो डीपर है एज कंपेयर टू हार्ट। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे इन टर्म का यूज़ करना है। ये हमारी डायरेक्शन को बताती हैं कि कोई भी जो ऑर्गन है आपका किस दिशा में है, उसकी क्या स्थिति है। आई होप इनका मतलब आप जान गए होंगे। ये इमेज से समझ करके आपको एकदम विजुलाइज कर रखा है, हर एक दिशा को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। दूसरी जो टर्म में देखिए वो है बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स का क्या मतलब है? बॉडी प्लेन्स आर इमेजिनरी लाइंस और फ्लैट सरफेस डेट डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट पार्ट। कि बॉडी प्लेन्स हमारी कुछ इमेजिनरी लाइन है जो जस्ट हमने इमेजिन करा है कि कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इमेज में आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम अपने शरीर को ना कुछ अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन को इमेजिन करते हैं, एक फ्लैट सरफेस जो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए कि ये कांच की एक ये इस तरीके से आपके पास पतली सी सरफेस है, एक कांच है, शीशा है। अब इसकी मदद से आप सपोज करो, इमेजिन करो, आप अपने शरीर को काटो, इस तरीके से डिवाइड करो। एक्चुअली में नहीं काटते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से काटोगे तो ये आपके शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटेगा। अगर ऐसे काटोगे तो ऊपर नीचे में काटेगा, अगर ऐसे काटोगे तो दाएं बाएं में काटेगा, अगर ऐसे काटोगे तो आगे पीछे हिस्सों में काटेगा। तो इस तरीके से अपने शरीर के जो अंदर के जो ऑर्गन है उनकी पोजीशन और उनको अच्छे से समझने के लिए या उनकी लोकेशन को जानने के लिए हमने अपने शरीर को कुछ इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस की मदद से या सरफेस की मदद से बांट लेते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पे बॉडी प्लेन्स बोलते हैं। आई बात समझ? तो सिंपल यहाँ पे वही लिख रखा है कि बॉडी प्लेन्स जो होते हैं शरीर को अलग अलग भागों में बांटने वाली काल्पनिक सतह हैं, इमेजिनरी लाइंस या फ्लैट सरफेस होती हैं। अब ये हमारी कई टाइप की होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विजुलाइज करके आपको इमेज में दिखा रखा है हर एक टाइप को। तो सबसे पहला है देखिए यहाँ पे सैजिटल प्लेन। देखिए सैजिटल प्लेन क्या है? इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। यानी कि वो प्लेन जो कि हमारे शरीर को दाएं और बाएं यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको सैजिटल प्लेन बोलते हैं। जैसे इमेज से आपको समझ आएगा, पहले जस्ट इमेजिन करो आपके पास ना कुछ इस तरीके से कांच की बड़ी सी चादर है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने शरीर को जस्ट इमेजिन ही करना है, कुछ इस तरीके से काट रहे हो, जैसे ये आपको ऑरेंज में दिख रहा है, कुछ इस तरीके से काट रहे हो कि आपका शरीर दो हिस्सों में बट जाए, एक लेफ्ट और एक राइट। तो बस उसी प्लेन को, ये जो आपको ऑरेंज वाला जो प्लेन दिख रहा है लेफ्ट और राइट में जो बांट रहा है, इसी प्लेन को हम यहाँ पे सैजिटल प्लेन कहेंगे। आई बात समझ? दूसरा यहाँ पे मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन, यानी कि वो प्लेन जो कि आपके शरीर को एकदम इक्वल हाफ में बांटता है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट। जैसे ये ग्रीन कलर में देखिए, ये वाला जो प्लेन है आप इसको देखिए एकदम बीचों बीच से जा रहा है, यानी कि वो प्लेन जो कि आपके शरीर को दाएं और बाएं में बांटता तो है लेकिन एकदम इक्वल रहता है दोनों पार्ट। सैजिटल में दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं। देखो ये यहाँ पे आपको काट रहा है इस तरीके से, लेकिन ग्रीन वाला एकदम बीचों बीच में काट रहा है। जो आपके शरीर को दाएं और बाएं इक्वल हाफ में काटता है वही है आपका मिड सैजिटल प्लेन, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिए फ्रंटल प्लेन या इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट। कि शरीर को इस तरीके से काटो कि वो पीछे और आगे दो हिस्सों में बढ़ जाए। जो ब्लू वाला आप देख रहे हो आगे और पीछे दो हिस्सों में वो बढ़ जाएगा, उसी प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। नेम और इस इमेज से ही आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो प्लेन जो कि आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। देखो कुछ इस तरीके से काटो कि भाई एक हिस्सा ऊपर रहे एक नीचे रहे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पिंकिश रेड में, इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, जो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में आपके शरीर को बांट रहा है। आई बात समझ? अब लास्ट में देखिए एक और यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक बोले तो इट डिवाइड्स द बॉडी एट एन एंगल। कि वो प्लेन जो कि आपके शरीर को एक कोण पर एक एंगल पर काटता है या बांटता है, वही है आपका ऑब्लिक प्लेन। ये मैंने ऑब्लिक प्लेन को दिखा रखा है यहाँ पे। अगर आप तिरछा ऐसे वैसे अगर इस तरीके से आप डिवाइड करते हो बॉडी को तो वो ऑब्लिक प्लेन कहा जाएगा। तो ये जो प्लेन है ना हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी जो ऑर्गन है उनकी लोकेशन एग्जैक्ट किस प्लेन में है, किस तरफ है, ये आप अच्छे से समझ सकें। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा बॉडी प्लेन्स के बारे में।
लास्ट में देखिए हमारी कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारी बॉडी कैविटी से रिलेटेड है। अभी बॉडी कैविटी का क्या मतलब है, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो भी खाली जगह होती है, स्पेस जो भी होता है, उसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। और इस खाली जगह में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं और ये उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है कि बॉडी कैविटीज आर स्पेसेस इनसाइड द बॉडी विच कंटेन एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। कि बॉडी कैविटी हमारी वो खाली जगह होती है शरीर के अंदर जिनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन आएंगे और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे इमेज से आपको फट से समझ में आ जाएगा, वैसे हिंदी यहाँ लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इमेज जैसे मैंने दिखा रखा है कि हमारे शरीर में यहाँ पे 5-6 बॉडी कैविटी हैं। जैसे पहला है क्रेनियल कैविटी, जो खोपड़ी होती है उसके अंदर खाली जगह जिसमें हमारा दिमाग रहता है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। इसी से जुड़ी यहाँ पे आप देख रहे हो एक नली है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में रहती है। आपको पता है यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरु रज्जु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको हम वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइन कैविटी भी बोलते हैं। आगे यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे हमारी चेस्ट वगैरह रहती है, तो जो केस बना रहता है हमारी पसलियों का, उसी के अंदर हमारे लंग्स और हार्ट वगैरह रहता है, तो इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर आपके कई सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, वो सब आपके इस कैविटी में आते हैं। नीचे है पेल्विक कैविटी, जिसमें आपके कई ऑर्गन आते हैं, जिसकी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसके अलावा रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये आप देख रहे हो ये खाली जगह है, 1 2 3 4 और 5, टोटल हमारी 5 यहाँ पे बॉडी कैविटी हैं जिसमें अलग अलग ऑर्गन आते हैं और ये उनको प्रोटेक्ट भी करती है। तो सबसे पहला है देखिए यहाँ पे क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल का मतलब होता है यानी कि खोपड़ी या स्कल। तो उसके अंदर क्या रहता है, आपका ब्रेन रहता है। तो सिंपल क्या है कि इट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया कि इसमें ब्रेन रहता है और ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है। दूसरी जो कैविटी है वो है वर्टिब्रल कैविटी, या इसको हम स्पाइनल कैविटी भी बोलते हैं। तो लिखा है इट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहता है जो पूरा ब्रेन से स्टार्ट होता है, पूरी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें फैला रहता है। तो ये है आपकी वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। तीसरा यहाँ पे थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या आते हैं, हार्ट और लंग्स आते हैं, सिंपल यही लिखना है। नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जैसे कि इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं सारे, जैसे कि स्टोमक, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन वगैरह, तो ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। लास्ट में है पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रेक्टम वगैरह। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वही यहाँ पे है। अब एक चीज़ गौर करनी है, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को हम यहाँ पे एक नेम बोल देते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। बाकी ये जो कैविटी आपको दिख रही है 1 2 3, ये आपको सामने की तरफ है, आपके शरीर के सामने ये रहती हैं, तो इनको हम एंटीरियर या वेंट्रल बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। अभी हमने एक टर्म यूज़ करी थी ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एंटीरियर हम तब यूज़ करते हैं अगर आपने सामने की चीज़ों को इंडिकेट करना है। तो वेंट्रल या एंटीरियर बोले तो ये जो सारी हमारी कैविटी हैं ये हमारे शरीर के सामने रहती हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे डोर्सल, जो आपकी क्रेनियल कैविटी है, वर्टिब्रल कैविटी है, पीछे की तरफ है, तो इसको हम डोर्सल बॉडी कैविटी या बोल सकते हैं पोस्टीरियर बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी सारी टर्म्स हैं, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हमने कवर करी हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और आगे सेल डिवीजन वगैरह के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे बैच में जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोस वगैरह आपको वहीं मिलेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट।